दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। हमारा आज का विषय है एक थी कांग्रेस। जी हां, वही कांग्रेस जिसे आप एक राजनीतिक दल के रूप में जानते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसमें बहुत से राजे रजवाड़े हैं, बहुत से क्षत्रप हैं और बहुत से ऐसे सैनिक हैं जो मर खप गए, जिनका नाम लेवा नहीं है, लेकिन वह राजवंश अभी जीवित है, धीरे धीरे मर रहा है। इसके पहले भी आपने कई राजवंशों की कहानियां सुनी है, चाहे मौर्य हो, चाहे गुप्त हो, शुंग हो, सातवाहन हो, चोल हो, चालुक्य हो या मुगल ही क्यों ना हो। एक राजा था जिसने साम्राज्य की स्थापना की। उसके वंशज आए, वे इतने सक्षम नहीं थे। उन्होंने बहुत से क्षत्रपों को नियुक्त किया। धीरे धीरे क्षत्रप महत्वपूर्ण और बलशाली होते गए और धीरे धीरे उन्होंने अपने राजा की बात मानने से मना कर दिया। उनमें से कई स्वतंत्र हो गए, उनमें से कई दूसरे राज्यों से जाके मिल गए और नई शक्ति का निर्माण कर लिया और साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता रहा। और इस बिखराव में वो साम्राज्य के जो राजकुमार और रानी है, वह कभी ये देख ही नहीं पाए कि एक बड़े साम्राज्य का ह्रास हो रहा है। जी हाँ, यही कहानी है कांग्रेस की। एक एक करके अगर बात करें तो कांग्रेस कभी भी वंशवाद से मुक्त हो ही नहीं पाई। धृतराष्ट्र जिस प्रकार दुर्योधन के प्रति आसक्ति का भाव रखते थे, हर कांग्रेस का नेता या शीर्षस्थ लोग और गांधी परिवार विशेषकर वंशवाद के जहर से कभी मुक्ति नहीं हुआ। वह हर प्रयास करते रहे कि किसी प्रकार गांधी शब्द इस सरकार से, इस पार्टी से जुड़ा रहे। उन्होंने पूरी माला को इस ढंग से पिरोया कि अगर कहीं लोकतंत्र है तो वह गांधी के शब्दों में है। एक समय तो इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया कहा जाने लगा था, लेकिन उसके पूर्व भी सरदार पटेल और तमाम ऐसे बड़े नेता अपनी बातें कहते रह गए, लेकिन नेहरू जी ने नहीं माना। इंदिरा जी के बाद भी नरसिंह राव, प्रणब मुखर्जी, आप नाम लेते जाइए, वे सभी लोग जो अपने विचार रखते थे उन्हें मानने वाला कोई नहीं था। राजीव गांधी तक आते आते सोच बहुत उथली हो गई थी। एक तरफ कांग्रेस ये चाहती थी कि वह समाजवादी विचारों से मुक्त हो, जिसमें वह सर्वहारा की बात करती थी और धीरे धीरे वह उदारीकरण की तरफ बढ़ना चाहती थी। मगर उदारीकरण में जाना किस प्रकार है, इसका रास्ता उसे नहीं पता था। एक तरफ सैम पित्रोदा से लेकर मनमोहन सिंह तक तमाम लोग आए और उन्होंने अपने शीर्षस्थ नेताओं को रास्ते सुझाए, लेकिन उस रास्ते को सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका कार्य पालन करना दो अलग अलग चीजें हैं। जब आपका अपना कार्यकर्ता और अपना तंत्र ही इसको समझने के लिए तैयार नहीं था, तो उसे समाज में किस प्रकार उतारा जा सकता था। ऐसे समय में ताबूत में कील बनकर आए वे सारे कांड जिन्हें षड्यंत्र के साथ स्कैंडल कहा गया। वैसे तो यह स्कैंडल बोफोर्स तोप के साथ राजीव गांधी के नाम के साथ ही जुड़ गया था, लेकिन उनकी असमय मौत ने एक बहुत बड़ी कालिख उस व्यक्तित्व पर लगने से बचा लिया। हालांकि हाल ही में उस फाइल को दोबारा खोला गया है। इन नेताओं ने बार बार ये बताने का प्रयास किया कि जमीन हाथ से खसक रही है, लेकिन उन्हें समझने वाला और मानने वाला कोई नहीं था। बदले में इन्हीं को विलेन मान लिया गया। फिर एक समय आया वीपी सिंह का, जिन्होंने अपने स्तर पर वित्त मंत्री रहते हुए बोफोर्स तोप की घोटाले की जांच आरंभ कर दी। लेकिन जैसे ही यह पता चला राजीव गांधी जी को कि यह जांच आरंभ कर दी गई है,
उन्होंने उन्हें वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। चूंकि असमय मौत हो चुकी थी, इसलिए बहुत प्रासंगिक नहीं माना गया और वह जांच बंद कर दी गई। इसी प्रकार सीताराम केसरी, नरसिंह राव, प्रणब मुखर्जी, हर वह नेता या जमीन से जुड़ा कोई भी नेता हो, चाहे माधवराव जी सिंधिया हो, राजेश पायलट हो या जितेंद्र प्रसाद हो, उन सबको धीरे धीरे अनसुना किया गया और ठिकाने लगा दिया गया। तो फिर राज कौन करता था? और राज करने में विंस्टन जॉर्ज, मार्गरेट अल्वा, अहमद पटेल ऐसे मैनेजर्स आ गए जो कभी जमीन पर चुनाव लड़ते भी नहीं थे और उसको समझते भी नहीं थे। हाँ, आंकड़ेबाजी चलने लगी और उसी के सहारे कांग्रेस आगे बढ़ती गई। किसी राज्य में अगर चुनाव जीता जाना है तो उसके लिए पैसे बांट दिए जाएं, उसके लिए रात में कुछ ऐसे अनैतिक कार्य बढ़ा दिए जाएं जिससे अगले दिन सवेरे वोट मिल जाए और किसी भी तरह चुनाव जीत लिया जाए। कांग्रेस में एक दौर वो भी आया जब चुनाव जीतने से ज्यादा हारने पर जोर दिया जाने लगा। वे सभी नेता जिनको टिकट नहीं मिलता था, वे दूसरे व्यक्ति को हराने के लिए भरपूर प्रयास करते थे और इसमें फिर गुट इकट्ठे होने लगे। हर राज्य में 2-3 गुट हैं। जब भी कोई पर्यवेक्षक या कोई बड़ा नेता किसी भी राज्य में जाता है तो ये गुट न केवल आपस में लड़ते हैं बल्कि मारपीट तक करते हैं। इन्हें आज भी देखा जा सकता है। और इन्हीं परिस्थितियों में आए नेतृत्व सोनिया गांधी जी का, एक ऐसी महिला जिनको विरासत में पार्टी तो मिली थी लेकिन नेतृत्व क्षमता नहीं, और उनके काम भी मैनेजर ही संभाल रहे थे। और एक मैनेजर एक कॉरपोरेट चला सकता है, राजनीतिक विचारधारा को नहीं। मैं गुरुकुल के तमाम छात्रों से ये कहना चाहता हूं कि वे हमेशा ध्यान रखें कि पैसा अस्थायी है। आप कुछ समय के लिए धन कमा सकते हैं लेकिन नाम, इज्जत, शोहरत ये तभी कमा पाएंगे जब आप अपने चरित्र में रहते हैं, विचारधारा में रहते हैं। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी चूक उसकी विचारधारा ही रही। आज कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। अगर वे कहते हैं कि यह वह कांग्रेस है जो कांग्रेसों से लड़ी तो वो कांग्रेस कोई नहीं मानता। अगर वे ये कहते हैं कि वे समाजवादी जो गरीबी हटाओ का नारा लेकर जो आगे बढ़े वो कांग्रेस है, इसको कोई नहीं मानता, क्योंकि गरीबी कभी हटी भी नहीं और इसके लिए कोई विचार भी नहीं रखे जाते। आज के समय में कांग्रेस आत्ममंथन के दौर में है। आश्चर्यजनक बात है कि राहुल गांधी एक बार फिर आत्ममंथन कर रहे हैं। अब राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं ये भी समझ से परे है, क्योंकि वे अभी अध्यक्ष भी नहीं है। नेतृत्व क्षमता नहीं होना कांग्रेस का हमेशा से एक बहुत बड़ा कारण रहा है। जो नेतृत्व राज्य स्तर पे होता है, अगर वह अच्छा है तो उसे मान लिया जाता है कि इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक हैं और ये बहुत तेज चल रहा है, उसे किसी तरह नीचे गिराओ, उसे हटा दो। हेमंत बिस्व शर्मा उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर कोई युवा अपने क्षेत्र में कार्य करने का काम आरंभ करता है तो उसको गिराने के लिए 25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग इस बात के उदाहरण हैं। तो कांग्रेस में काम नहीं करने वालों की फौज है और काम करने वालों को वह निरंतर आक्रमण करती रहती है। वो ये इनके प्रकार उन लोगों तक पहुंच बना लेती है और विशेषकर गांधी परिवार तक पहुंच बना लेती है और उसे समझा भी लेती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये राजा और इनके क्षत्रप एक राज दरबार लगाते हैं, लेकिन उसमें सुनते वही हैं जो वो सुनना चाहते हैं और हर उस व्यक्ति का सर कलम कर दिया जाता है राजनीतिक रूप से जो इसके विरोध में बात करता है। किसी का सर अगर झुका हुआ नहीं दिखा तो तय मानिए कि वो कांग्रेस से बाहर के रास्ते पे चला जाने वाला है। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटालों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। हो सकता है कि कहा जाए ये सारे राजनीतिक आरोप हैं, लेकिन आत्ममंथन के बाद क्या हुआ इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं बात कर रहा था आज की।
अब चूंकि कांग्रेस थी होने लगी है कई राज्यों में, तो आत्ममंथन का अंतिम दौर चल रहा है। और इस दौर में ये प्रयास किया जा रहा है कि उन हजारों लाखों युवाओं को जिनको आज तक एक सपना देकर जिंदा रखा गया, उन्हें एक बार फिर एकत्र किया जाए। विचारधारा के नाम पर है सिर्फ विरोध, जो भी किया जा रहा है उसका विरोध करना है। कोई भी कैसा भी काम है, बजट आया विरोध करना है, किसानों का कोई नियम आया, विधेयक आया, उसका विरोध करना है। क्या कोई राजनीतिक दल इस प्रकार आगे बढ़ सकता है? करना क्या चाहिए था या क्या करना चाहिए है, इस विषय पे हम बात कभी नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो हो रहा है उसका विरोध करेंगे। तो हमारी विचारधारा है क्या? एक नया शगुफा लाया गया है, जातिगत जनगणना। जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां जातिगत जनगणना हुई या नहीं हुई, वहां पर होने के बाद में क्या फायदे हुए, ये बताने के लिए कोई रोल मॉडल तैयार नहीं है, लेकिन वह लाना है। बात बात में चर्चाओं से भागना है, कुछ उद्योगपतियों का नाम लेना है और कोशिश ये करना है कि संसद न चलने दी जाए। ये तब तक ठीक था जब आपके 44 सांसद थे, आज 99 सांसद हैं और दूसरे सांसद भी हैं। बहुत बेहतर ढंग से अपनी विरोध की आवाज रखी जा सकती है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान और तमाम विदेशी लोग देख रहे हैं कि ऐसी कोई बात रखी नहीं जाती। कोई आंकड़े नहीं है, सिर्फ निराशा है और चीख चिल्लाहट है। कांग्रेस ने अब धीरे धीरे मुसलमानों के हितैषी होने का भी तमगा ओढ़ लिया है। संभवतः यह उनके लिए बड़ा मुफीद भी है, क्योंकि इस तरह कम से कम 20 से 30% मुसलमानों के वोट सुविधा अनुसार प्राप्त किए जा सकते हैं। मुसलमानों में आज भी पहली पसंद भी है। 20-30% आदिवासी और दलितों के वोटों को भी इकट्ठा किया जाता है और कोशिश किया जाता है कि इससे चुनाव जीत लिए जाएं। यही अगर विचार है और यही विचारधारा है तो बहुत सही है, चुनाव तो जीत ही लिए जाएंगे, मगर इससे राष्ट्र नहीं चलेगा, ये तय मानिए। हिंदू विरोधी छवि बना लेने से आप राष्ट्र चला पाएंगे, ये बड़ा कठिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हिंदुओं के समर्थन में आना चाहिए, मगर आप राष्ट्रीय राजनीति में अगर हैं तो जो आपने अपना ताना बाना अपने आरंभ में चुना था कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो आप धर्मनिरपेक्ष दिखते क्यों नहीं? आज कोई भी धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं दिखता, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो। हिंदुओं को क्यों नहीं ये समझा पाते कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं? कांग्रेस आत्ममंथन कर रही है और कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि पुराने ऐसे लोग जो कांग्रेस में रहते हुए अब कार्य करने के लिए अक्षम है किन्हीं भी कारणों से, जिन्हें वे स्लीपर सेल से लेकर न मालूम किन किन संबोधनों से बुला रहे हैं, अब क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी ये देखना है। क्योंकि इसके पहले जो बेहतर लोग थे, जो अच्छे लोग थे, जिनके नाम अपन ने पूर्व में देखे, उनके ऊपर तो कार्रवाई हुई, वे छोड़ के चले भी गए। जिनको सम्मान चाहिए था वे आज कार्य कर रहे हैं मुख्य धाराओं में जाके और कांग्रेस के विरोध में जाके। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से उनको बाहर जाने दिया और आज जिस तरह से उनको याद करती है, उनके कार्यों को याद करती है, उससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस से जाकर बाहर कार्य करने वालों का तो भविष्य आज है, कांग्रेस के साथ काम करने वालों का कोई भविष्य नहीं दिखता। और इसी क्रम में अभी डीके शिव कुमार और शशि थरूर भी जुड़ने वाले हैं। वे छटपटा रहे हैं, वे कुछ करना चाहते हैं। इसी बात की तो समस्या है कि आप कर कैसे सकते हैं। अगर आपने कुछ भी करने का प्रयास किया तो उन क्षत्रपों को कतई स्वीकार नहीं होता जो राज दरबार में आपसे बड़ी हाजिरी लगाते हैं। राज दरबार अक्षम है, निर्णय की क्षमता उनमें पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। और अगर निर्णय करते हैं तो कॉरपोरेट की तरह करते हैं कि फायदा क्या और नुकसान क्या। सबसे बड़ी बात आज भारत के पटल पर है, जिसमें हम और आप भी जुड़े हुए हैं, वह है डिजिटल मीडिया।
ये मीडिया छोटी छोटी बातों को उठाता है। एक कमरे में बैठकर हमारे जैसे लोग भी ये बात समझने लगे हैं और अपनी बात कहने लगे हैं कि हम क्या सही और क्या गलत मानते हैं। संभवतः कुछ लोग इसे सही माने और कुछ लोग गलत। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान का हर आदमी अब सोचता है वो विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना रहे, ऐसे समय में आप अपनी हरकतों से उसे बरगला नहीं सकते। आपको काम करना ही होगा। हर चुनाव के बाद आत्ममंथन के नाम पर अगर आप थाईलैंड या कहीं बाहर घूमने चले जाएंगे तो सामान्य कार्यकर्ता आपका यह तय नहीं कर पाता कि उस आत्ममंथन के बाद में आपने किया क्या। कुछ नाम आते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यह विरोध कर रहे थे, इसके कारण आप हार गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई होते हमने तो नहीं देखी। उम्मीद सिर्फ इतनी है कि भारत धीरे धीरे एक दलीय व्यवस्था की तरफ जा रहा है। आज करीब 21 राज्यों में बीजेपी और उसके साथी दलों की सरकार है और संभवतः ये आगे बढ़ जाए। लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छा साइन ये नहीं है। संभवतः बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि उसके सारे विरोधी समाप्त हो जाएं। लेकिन किसी का विरोधी बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। गठबंधन की यह राजनीति देश को कहां लेके जाएगी यह बड़ा कठिन है। अभी भी कुछ क्षत्रप बाकी हैं और बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। ऐसे समय में मरती हुई कांग्रेस को अंतिम सहारा इसी प्रकार दिया जा सकता है कि वे लोग जो अभी बचे खुचे हैं वह इस आत्ममंथन में शामिल हों, बचे खुचे नेतृत्व का साथ दें और कोशिश करें कि अब विचारधारा नहीं तो आपसी सहयोग तो कम से कम बनाए रखें। अभी भी अगर एक सर्जरी हो पाए तो तय मानिए कि भारत को एक विकल्प मिल सकता है। कांग्रेस के अलावा किसी और दल से यह उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि भारतीय राजनीतिक पटल पर अब दोबारा इतने बड़े पैमाने पर कोई खड़ा होगा। कम से कम आगे आने वाले 25-30 सालों में तो यह संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति अब इतने महंगी हो गई है कि अब यह विचारधारा पे नहीं पैसों पे चलने लगी है। बीजेपी ने कितनी बड़ी लाइन खींच दी है कि इस लाइन के आगे जा पाना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। ऐसे समय में अगर कांग्रेस ने आज भी अपनी मूल विचारधारा पर जाने का प्रयास नहीं किया और एक स्पष्ट विचारधारा का प्रतिपादन नहीं किया तो तय मानिए कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत के बाद उनको ठेंगा दिखा दिया, उसी तरह से आगे आने वाले क्षत्रप भी उनके साथ यही करने वाले हैं। बहुत से लोग उन्हें अब परजीवी कहने लगे हैं कि ये आते हैं, हमारे वोटों से जीतते हैं और हमसे ही बार्गेन करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में अब वो हाशिए पर खड़े हैं और इंतजार करते हैं बैसाखियों के आने का, ताकि उनका नैया कोई पार लगा सके। ये अत्यंत दयनीय स्थिति है, लेकिन जैसा पूर्व में कहा कि उनके पास आज भी नेतृत्व क्षमता का अभाव है। आइए हम सब मिलकर यह देखें और प्रयास करें और इस पर बार बार चिंतन करें कि एक बड़ा साम्राज्य जो 100 साल पहले आरंभ हुआ था और जिसमें अंग्रेजों ने डिसिप्लिन भरा था और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने अपने विचार दिए थे, धीरे धीरे महात्मा गांधी से लेकर आज जो विचारक हैं उन सब की बातें कहाँ समाप्त हो गई। दरअसल अब कोई विचारक रह भी गया है या नहीं यह भी देखना है। हम सभी इस विषय पर बात करते रहेंगे और तब तक आप भी अपने जहन में एक बात याद रखिएगा कि एक थी कांग्रेस। धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड ठीक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।